मुगल पीरियड। अब हम लोग इस अध्याय को यानी कि जिस अध्याय को अभी हम लोग कर रहे हैं फ्लावरिंग ऑफ द रीजनल कल्चर, जहां पर हम लोग अलग अलग आर्ट लिटरेचर इन सारे चीजों की बात कर रहे हैं क्षेत्रीय स्तर पर, कैसे ये फला फूला हमारे ऐतिहासिक परिदृश्य में। तो अब हम लोग इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मुगल काल के समय इन सारे चीजों की, आर्ट लिटरेचर म्यूजिक इन सारे चीजों की, ये कैसे फला फूला भी या नहीं फला फूला, उन सारे चीजों की बात हम लोग करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने सल्तनत काल यानी कि दिल्ली सुल्तान वाले काल को देखा है, उस समय क्या हुआ था। हम लोगों ने हिंदू शासन के में भी देखा है कि कैसे हम लोगों का आर्ट और कल्चर जो है वो फला फूला। अब हम लोग बात करते हैं एक और मुस्लिम शासन की, बात करते हैं मुगल पीरियड की, वर्ष 1526 से लेकर 1707 की, बाबर वाले मुगल काल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करते हैं हम लोग। क्लासिकल टेक्स्ट वेयर स्टिल रिटन इन संस्कृत। क्लासिकल टेक्स्ट जो पौराणिक और जो चीजें जो थी, जो शुरू से चली आ रही थी, जो लेख शुरू से चली आ रही थी, वो अभी भी यानी कि मुगल काल में भी संस्कृत भाषा में ही लिखी जा रही थी। पर्शियन, टर्किश एंड अरेबिक वेयर आल्सो यूज। और भी भाषाओं का प्रयोग होता था जिसमें पर्शियन, टर्किश और अरेबिक भाषा थे। अमॉन्ग द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ दिस पीरियड आर, अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें लैंग्वेज और लिटरेचर में, तो बाबर का बाबरनामा और गुलबदन बेगम्स हुमायूंनामा और गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा, विच गिव एन इंसाइट इनटू द रूल ऑफ दिस मुगल एम्पायर, जिससे हम लोगों को बाबरनामा और हुमायूंनामा जैसे पुस्तकों से हम लोगों को उस समय के काल के अलग अलग गतिविधियों का जानकारी मिलता है। ये कुछ लिटरेरी वर्क है। अकबर कोर्ट हैड सेवरल लुमिनरीज फ्रॉम द लिटरेचर फील्ड। अकबर के कोर्ट में, अकबर की सभा में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो कि लिटरेरी फील्ड यानी कि साहित्यिक क्षेत्र के जानकार या फिर साहित्यिक क्षेत्र के व्यक्ति थे, रुचिकार थे। He established a library and a department for the translation of Sanskrit works such as रामायण, महाभारत, पंचतंत्र एंड अथर्ववेद। अकबर ने अपने शासन काल में एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय का निर्माण किया और एक अनुवाद विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन को बनाया, जहां पर संस्कृत भाषा से अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने के लिए कार्य किए गए। और रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, अथर्ववेद ये सब भी संस्कृत भाषा से अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए ताकि अलग अलग भाषा के लोग इसको समझ सके। स्कॉलर सच एज अबुल फजल, फैजी एंड अब्दुल रहीम खाने खाना अडोन हिज कोर्ट। और इसके अगर कोर्ट की, इसके अगर सभा की बात करें अकबर की, तो उसमें कुछ नाम आते हैं विद्वानों के, अबू फजल है, फैजी है, अब्दुल रहीम खाने खाना है, ये सब कुछ ऐसे दरबारी लोग हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना वाज अ पोएट नोन फॉर हिज दोहा इन हिंदी। अब्दुल रहीम खाने खाना जो है वो एक कवि था जो हिंदी में अपने दोहे के लिए यानी कि टू लाइनर के लिए प्रसिद्ध था। अबुल फजल, अकबरनामा एंड एने अकबरी एंड बदौनीज मुंतकाब उल तवारीख आर एक्सीलेंट हिस्टोरिकल वर्क। अगर हम लोग अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा की बात करें या एने अकबरी की बात करें या फिर बदौनी के द्वारा लिखा गया मुंतकाब उल तवारीख की बात करें, ये सब कुछ ऐतिहासिक अच्छे वर्क, अच्छे कार्य देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट पर्शियन संस्कृत डिक्शनरी कॉल्ड पारसी प्रकाश वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस रीजन। इसी मुगल काल में ही पहला पर्शियन और संस्कृत भाषा का मिलाव का मिक्सचर वाला जो डिक्शनरी शब्दकोश बना था, जिसे हम लोग पारसी प्रकाश कहते हैं, वो भी इसी काल में हुआ था यानी कि मुगल काल में हुआ था। ये एक पेज है, यह एक पृष्ठ है जो कि बाबरनामा का है। बाबरनामा पुस्तक से यह एक पृष्ठ जो है वो लिया गया है, जो आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर तुजू के जहांगीरी वाज एन ऑटोबायोग्राफी अकाउंट ऑफ हिज लाइफ। जबकि जहांगीर के द्वारा स्वजीवनी यानी कि खुद के बारे में लिखा गया तुजू के जहांगीरी जो है वो
जहांगीर के जीवन को बताता है। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ पर्शियन, टर्किश एंड हिंदी। जहांगीर के बारे में कहा जाता है, एक मुगल शासक था जहांगीर, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर रखी है। अगर लिटरेचर और लैंग्वेज की भाषा में बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वो एक विद्वान था जिसे पर्शियन भाषा, टर्किश भाषा और हिंदी भाषा आता था। अब हम लोग बात करेंगे आगे। लिखा हुआ है अब्दुल हमीद लाहौरी, अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ शाहजहां, रोड द पातशाहनामा। अब्दुल हमीद लाहौरी जो कि एक दरबारी इतिहासकार था शाहजहां का, एक मुगल शासक शाहजहां का, उसने एक लिटरेरी वर्क पातशाहनामा लिखा था। दारा शिको, द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिको वाज अ ग्रेट स्कॉलर, एक महान विद्वान था। हु ट्रांसलेटेड द भगवत गीता एंड उपनिषद, जिसने भगवत गीता और उपनिषद को अनुवादित किया यानी कि ट्रांसलेट किया था। औरंगजेब डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन पोएट्री एंड लिटरेचर, जबकि औरंगजेब जो कि शाहजहां का ही एक पुत्र था, दारा शिको का भाई था, दारा शिको से छोटा था, उसका इस काव्य में और साहित्य में ज्यादा कुछ रुचि नहीं था। क्योंकि अगर हम लोग देखें, औरंगजेब की बात हम लोगों ने की है, तो हम लोगों ने देखा है कि वो कैसे सिर्फ धर्म और कट्टरता के राह पर चलता था और कैसे वो लोगों को शोषित करता था। हालांकि जितना भी मुगल शासक था सब शोषित करता था अपने अपने तरीके से, औरंगजेब उन सब में सबसे ज्यादा था। However, on his order, ईश्वर दास नागर compiled फुतहत ए आलमगिरी, a law digest for his reign। हालांकि ये, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि औरंगजेब जो है वो पोएट्री और लिटरेचर यानी कि काव्य और साहित्य का कोई बहुत ज्यादा पुरोधा या फिर रुचिकार नहीं था, समर्थक नहीं था, लेकिन फिर भी इसके ऑर्डर से, इसके कहने पर ईश्वर दास नागर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है फुतुहत ए आलमगिरी, जो एक कानून के बारे में, नियम के बारे में, लॉ के बारे में, इसके काल के, औरंगजेब के काल के नियमों के बारे में बताता है कि कैसा उस समय लॉ या लीगल पद्धति चलती थी। अब हम लोग बात करेंगे पेंटिंग की, बात करेंगे चित्रकारी की इन द मुगल पीरियड। लिखा हुआ है, पहले एक पेंटिंग देख लें, ये राजस्थानी पेंटिंग है, लिस्ट संख्या 70 पर है हम लोग। पेंटिंग इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल वेयर ब्लेंडेड टू फॉर्म द मुगल स्टाइल पेंटिंग। इस समय मुगल स्टाइल पेंटिंग यानी मुगल शैली में चित्रकारी होती थी, और मुगल शैली चित्रकारी जो थी वो भारतीय और पर्शियन शैली की चित्रकारी का मिश्रण था। ऑल द पेंटर वेयर गिवन रॉयल वर्कशॉप टू गेट देयर बेस्ट आउट। हर पेंटर को, चित्रकार को वेयर गिवन रॉयल वर्कशॉप टू गेट देयर बेस्ट आउट, उन्हें एक अलग अलग वर्कशॉप, कारखाना दिया जाता था, उसमें सारी सुख सुविधाएं थी ताकि वो अपना बेस्ट, अपना बेहतरीन दे सके, अपना सबसे अच्छा चित्रकारी कर सके। अंडर द मुगल पेंटिंग रिप्रेजेंटेड अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल। मुगलों के काल में जो पेंटिंग था, जो चित्रकारी था, वो इंडियन और पर्शियन स्टाइल में था। ये हालांकि हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है। मिनिएचर पेंटिंग वे जनरली यूज टू इलस्ट्रेट बुक। हालांकि छोटे छोटे जो चित्रकारी थे वो बुक यानी कि पुस्तकों में यूज होते थे, अलग अलग चीजों को व्याख्यात करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए। पोर्ट्रेट सीन ऑफ कोर्ट लाइफ, वाइल्ड लाइफ एंड हंटिंग सीन एंड इलस्ट्रेशन ऑफ बैटल फ्रंट वेयर द डोमिनेंट थीम ऑफ दिस पेंटिंग। और उस समय जो अधिकांश जो पेंटिंग हुआ करता था, वहां पर जो कोर्ट लाइफ यानी कि दरबारी जीवन हुआ करता था उसका, वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जीवन हुआ करता था उसका, हंटिंग सीन यानी कि शिकार वाला जो चित्रकारी होता था उसका, या फिर युद्ध के समय का जो चित्रण होता था, उन सारे चीजों को ज्यादा तवज्जो, ज्यादा वैल्यू, ज्यादा सम्मान दिया जाता था, या ज्यादा प्लेस, स्थान दिया जाता था उस समय के चित्रकारी में। अकबर स्टैब्लिश रॉयल वर्कशॉप और कारखाना वेयर पेंटर फ्रॉम डिफरेंट रीजन कुड वर्क टुगेदर। अकबर के शासन काल में अकबर ने एक रॉयल वर्कशॉप या कारखाने का निर्माण किया था जिसमें अलग अलग जगहों के, अलग अलग क्षेत्रों के पेंटर यानी कि अलग अलग चित्रकार आ सकते थे और साथ में मिलकर अपना चित्रकारी कर सकते थे। बुक इलस्ट्रेशन डेवलप्ड एज एन आर्ट। बुक को व्याख्यात करना भी एक तरीके से
कला का एक हिस्सा था। ब्राइट कलर लाइक रेड एंड पीकॉक ब्लू वेयर पॉपुलर, जो ज्यादा चमकीले रंग थे, जैसे लाल की बात करें या फिर मोर जैसा नीला रंग का बात करें, ये सब ज्यादा प्रयोग में आते थे, ज्यादा पॉपुलर थे। द हमजानामा which has a collection of 1200 painting was compiled during his reign, यानी कि अकबर के समय, मुगल शासक अकबर के समय हमजानामा, जिसमें 1200 पेंटिंगों का, 1200 चित्रणों का एक, चित्रकारियों का एक समूह है, कलेक्शन है, वो कंपाइल किया गया था, वो बनाया गया था। दसवंत एंड बसावन वेयर टू ग्रेट पेंटर ऑफ दैट टाइम, और इस काल के कुछ प्रसिद्ध चित्रकारों में से दो प्रसिद्ध चित्रकारों का नाम यहां पर दिया गया हुआ है। इनकी बात हम लोगों ने पहले भी कर रखी है, दसवंत और बसावन। ये हम लोग पृष्ठ संख्या 70 पर हैं। अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग इस अध्याय को, जो बाकी बचे हुए और भी पार्ट हैं, उनको देखेंगे और इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा।